नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत है। हमने शुरू की है कक्षा 11 भूगोल के टॉप एमसीक्यूज प्रश्नों की श्रृंखला। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही कक्षा 12 के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में हम एनसीईआरटी किताब से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चार चीजें हैं, इनमें से एक चीज मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पहला विकल्प है मात्रात्मक क्रांति, दूसरा विकल्प है क्षेत्रीय विभिन्नता, तीसरा विकल्प है स्थानिक संगठन और चौथा है अन्वेषण और वर्णन। इनमें से एक चीज जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है और वो एक चीज है मात्रात्मक क्रांति, यानी कि मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अन्य शेष सभी विकल्प यानी कि क्षेत्र विभिन्नता हो, स्थानिक संगठन हो या खोजबीन यानी कि अन्वेषण हो, ये सब मानव भूगोल से संबंधित हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है और विकल्प आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फ्रेडरिक रेडजेल, वारेनियस, कार्ल रीटर और सैंपल। ये चारों ही भूगोल से संबंधित है, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक कौन कहे जाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा रेडजेल। रेडजेल आधुनिक भूगोल के जनक हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी। एंथ्रोपोजोग्राफी जो एक रचना है वो किसने लिखी। फ्रेडरिक ने, दूसरा विकल्प है रेडजेल ने, डेविस ने और जीन बनस ने। ये जो पहला विकल्प है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है रेडजेल। रेडजेल ने ही एंथ्रोपोजोग्राफी नाम की किताब लिखी है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। जियोग्राफिया जनरलिस नाम के जो लेखक हैं के इस पुस्तक के वो लेखक कौन है और आपके विकल्प है सैंपल, वारेनियस, रेडजेल या डार्विन। जो जियोग्राफिया नाम की किताब है इसके लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वारेनियस, यानी कि वारेनियस इस पुस्तक के लेखक हैं। जियोग्राफिया जनरलिस नाम की जो किताब है इसके लेखक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1900 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। जो 1990 का दशक है ये भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है और विकल्प है आधुनिकतावाद। दो बार टाइप हो चुका है ये, तो एक बार में ही सही उत्तर होगा आधुनिकतावाद ही इसका सही उत्तर है कि 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए 1990 का दशक जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। मानव को प्रकृति का दास किसने बताया है और हंगिटन्स है पहला विकल्प, दूसरा है अरस्तु, एलन सैंपल है और बकेल है, बकले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सैंपल। सैंपल ने ही मानव को प्रकृति का दास कहा है। ये आपने किताब में पढ़ा भी होगा, ऐसी कैसी पंक्ति लिखी है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है और विकल्प है स्ट्राउ, अल टॉलमी, हेकल या फ्रेडरिक रेडजेल। तो मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं रेडजेल। रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अपन ने पहले पढ़ा था इनको और क्या कहते हैं, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है और साथ ही इनको मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ग्रिफिथ, टेलर, हम्बोल्ट, रेडजेल या ब्लास्ट। तो ध्यान रखिए नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो ग्रिफिथ टेलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, मानव और प्रकृति और मानव के बीच की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। मानव और जो प्रकृति हैं ये दोनों आपस में जो क्रिया करती है, जो नए प्रोडक्शन उत्पाद तैयार होते हैं, इनके बीच का कारक क्या है। बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तकनीक। जो तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से मानव और प्रकृति आपस में क्रिया कर पाते हैं। अगला प्रश्न है संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। जो संभववाद शब्द है इसकी पूरी धारणा है अपने अध्याय में, तो इसका सबसे पहले जो किस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, सर्वप्रथम किस विद्वान ने ये शब्द प्रयोग में लिया था और विकल्प है ब्लास, फ्रेजे, बेकन और जीन बुन्स। तो इस शब्द को सबसे पहले काम में लिया था फ्रेजे ने, यानी कि विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। संभववाद शब्द को सबसे पहले काम में लिया तो फ्रेजे ने। अगला प्रश्न है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या
चिकित्सा भूगोल। तो सैन्य भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, सैन्य भूगोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या नहीं है? और विकल्प हैं यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चट्टानों से पदार्थ जो मिले हैं चंद्रमा से, यानी कि सी वाला जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद की जो धारणा है वो अपनी पुस्तक में दी है, इससे संबंधित कौन है? ब्लास, हम्बोल्ट, रेडजेल या टेलर। तो टेलर जो है वो नवनिश्चयवाद से संबंधित हैं, ये आपके ध्यान में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, अब संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना है? संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, इस प्रकार की जो धारणा है अपनी पुस्तक में दी गई है अध्याय 1 में। तो ये प्रश्न है कि संभववाद किससे संबंधित है? प्रकृति से, मानव से, मानव और प्रकृति दोनों से, या दोनों से नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो संभववाद है वो मानव और प्रकृति दोनों के बीच संतुलन को लेकर चलती है, यानी कि सी विकल्प प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? क्या एक मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण और वस्त्र उद्योग क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो आपके पास घर रहना जरूरी है, कपड़े रहना जरूरी है, खेती रहना जरूरी है ताकि आप अनाज उत्पादित करके खा सको, पर उतना जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। तो परिवहन ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेक्षण। ये प्रश्न आया है, पहले ही प्रश्न था, तो आपको इसका उत्तर पता लग गया होगा। इसका उत्तर सही है, मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, वापस वही आ गया, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं? सैम्पुल, वारेनियस, रेडजेल या डार्विन। तो वारेनियस ही इसका सही उत्तर होगा, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल हैं ये क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी सैंपल ने। ये सैंपल या सैंपुल का ये कथन है कि मानव जो है, क्रियाशील मानव और अस्थायी प्रवृत्ति जो पृथ्वी हैं, इन दोनों के बीच जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनका संबंध ही मानव भूगोल है। अब अगला प्रश्न है वापस, आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहे जाते हैं? अब तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा कि आधुनिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल इसके जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? जो स्थानांतरित कृषि है मेक्सिको में, इसको किस नाम से जाना जाता है? रोको, लदांक, मिल्या और जूम। तो इसको मिल्या या मिल्पा कहा जाता है इस कृषि को। तो ये थे 20 प्रश्न। अब कुछ और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए जो आपके सामने है, मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी सही गलत कुछ भी नहीं देखना है, अभी केवल आपको ये पढ़ना है। पहला कथन पढ़िए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित मतलब कि टुकड़ों में अध्ययन है। आगे, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अभी के अभी एक कोटेशन पढ़कर आ रहे हैं अपन। और तीसरी बात, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न करना मानव भूगोल है। यानी कि मानव भूगोल से संबंधित ये 3 बातें अपने सामने आई। अब पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 4 कथन आए थे, इसमें 3 कथन आए थे, कौन सा सही है? तो मानव जो भूगोल है, पहला विकल्प देखिए, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये सही बात है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव का अध्ययन है, ये भी सही बात है। मानव भूगोल को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं
तथा जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है ये अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना जो है वो मानव भूगोल कहलाती है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि इसका डी विकल्प देखिए आप 1, 2 और 3, यानी कि ये सभी कथन जो हैं वो सही कथन है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, भौतिक भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच संबंध आदि का अध्ययन है। भौतिक भूगोल में भौतिक और प्राकृतिक दोनों का अध्ययन। दूसरा बात जो ये बोल रहा है वो है किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होती हैं, ऐसी घटना जो दिक् काल में परिवर्तित हो जाती हैं और उनका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, वो भी किस में आती है, भौतिक भूगोल में, ऐसा इसका कहना है। तीसरा कथन है भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना और उन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्हें मानव को पोषित किया है। उन सारे तत्वों का अध्ययन करना है इसमें जिसने मानव को पोषित किया है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे, ऐसा इस विकल्प का कहना है। और चौथा है मानव भूगोल सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन है। अब ये जो कथन है इनमें से एक गलत है और कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें है 1 और 2 गलत हैं, क्या तीसरा गलत है, क्या 1, 2 और 4 गलत हैं, या 2 और 4 गलत हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। यहाँ केवल तीसरा ही सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का ही अध्ययन किया जाता है, ये कथन था इसमें। और यहाँ जो विकल्प में जोड़ा गया है वो है कि भौतिक प्रकृति और मानव जगत दोनों का अध्ययन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें केवल भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। इसके अलावा चौथा जो विकल्प है वो भी गलत है। क्यों है, क्योंकि भौतिक भूगोल न सिर्फ भौतिक भूगोल बल्कि भौतिक और प्राकृतिक तथा मानव जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी इसने जो दूसरे में जो बात है वो पहले में लिख दी और पहले में जो बात है वो दूसरे में लिख दी, और जो चौथे कथन में लिख दी, सॉरी। और जो दूसरा कथन है उसमें है एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल जो है वो समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यावहारिक हैं। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत हैं और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होती हैं उसका भूगोल के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं। पहले जो कुछ हुआ, पृथ्वी की प्लेटों के उदाहरण ही ले लीजिए, उनको अपन अभी भी पढ़ते हैं। तो इसमें यह आया था कि उसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी गलत बात है। तो केवल जो तीसरा कथन है वो इसका सही है। यानी कि यहाँ क्या लगाओगे आप, विकल्प सी कि 1, 2 और 4 जो है ये गलत कथन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है जो मानव और पर्यावरण को जोड़े रखता है। पहले भी बात करिए अपन ने तकनीकी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इसका सही उत्तर होगा सी विकल्प, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, कथनों पर विचार करने वापस। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक है। दूसरा विकल्प कहता है मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जगत जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल है ये भौतिक पर्यावरण और मानव जगत सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं उनके बीच जो क्रियाएं होती है, यानी कि मानव के और प्रकृति के बीच में जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ 1 और 2 कथन दिए हैं और दोनों के दोनों कथन सही हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी भी किसी समाज को सांस्कृतिक रूप से बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ ही जो मानव भूगोल है ये भौतिक पर्यावरण और मानव के जो सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है इनका आपस में क्रिया इसमें होती है। तो ये सही उत्तर होगा इसका सी विकल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा कथन या कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि गलत इसमें बताने हैं। पहला है प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान, प्रकृति का जो ज्ञान है वो टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए जरूरी नहीं है। और दूसरा यह है कि अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना निश्चयवाद है। अब 2 में से कौन सा गलत है, तो यह दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अभाव की अवस्था से जब आप स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं तो वह संभववाद कहलाता है। और इसने क्या लिखा था यहाँ, इसने लिखा था कि निश्चयवाद है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। अतः इसमें जो दोनों कथन हैं ये दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं। तो ये थे आज के हमारे भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। धन्यवाद।